नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद। तो आइए आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वह टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आइए चलते हैं दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताओं पर। और टॉपिक प्रारंभ होने से पहले, जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, हम बात करते रहे कि जो भी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक से अभी तक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछ लिए गए हैं और वहां से पूछे जाते रहेंगे। तो अब तक आए हुए प्रश्नों को हम देखते हैं अब तक कि भारतीय संविधान की विशेषताओं, जो हमारा आज का टॉपिक है विशेषताएं, वहां से अब तक कितने प्रश्न पूछ लिए गए हैं और वो कौन कौन से प्रश्न हैं। गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया प्रश्न है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि। भारत एक गणराज्य है क्योंकि ऑप्शन संसद द्विसदनात्मक है, बी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, सी संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, शासकीय शक्तियां संघ व राज्यों के मध्य बटी हुई है। अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है पूछा है दोस्तों। और ये प्रश्न हमारा ग्रेड फर्स्ट 2016 सामान्य पेपर, जनरल पेपर की हम बात कर रहे हैं। संसद की सर्वोच्चता, बी दोहरी कार्यपालिका, सी वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय है, और डी मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ग्रेड फर्स्ट 2011 में पूछा है, भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतर आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, फिर आरपीसी ग्रेड सेकंड, जो फर्स्ट ग्रेड में जो प्रश्न पूछा है वही ग्रेड सेकंड में पूछा है 2013 में। क्या है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। यहां और वहां ऑप्शन में मित्रों अंतर फर्क है। संसद द्विसदनात्मक है इसलिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है इसलिए, या नागरिकों के मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रत्ययभूत है इसलिए। इनमें से क्या उत्तर है कि भारत एक गणराज्य है। अगला प्रश्न ग्रेड सेकंड 2013 में फिर पूछा गया है संविधान की विशेषताओं से, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 3, भाग 4, भाग 4A, या हम बोले क, या भाग 5। अगला प्रश्न देखते हैं। आईएएस प्री 1998 और 2014 में भारतीय संविधान की विशेषताओं से प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। हमारे संविधान की विशेषताओं में मित्रों हम हमारे संविधान की अनुसूचियों का भी जिक्र करते हैं, तो वहीं से प्रश्न पूछा गया है। और चौथी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, या डी 12वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता का स्वरूप या कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है। संघात्मक नहीं है, हम बात करेंगे हमारे संविधान की विशेषताओं में संघात्मक और एकात्मक दोनों तत्वों का मिश्रण है दोस्तों। तो कौन सी विशेषता संघात्मक नहीं है, यह प्रश्न पूछा है। शासकीय शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, या डी न्यायिक पुनर्वलोकन। क्या है, आईएएस प्री का ही प्रश्न 98 और 2014 में दोनों प्रश्न पूछे गए। फिर आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2011 में फिर क्या प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। हमारे संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 361, यह प्रश्न पूछा है एक। अगला प्रश्न, भारत में किस संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस संवैधानिक संशोधन या हम कहें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाई गई या स्थापित की गई। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, या डी 74वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, आईएएस प्री 2003, देखिए 2003, 2013 आरएस प्री, आरपीसी ग्रेड सेकंड 2011। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए मित्रों।
आप सब जानते हैं हमारे संविधान में मित्रों विदेशी स्रोत भी है। हमारा संविधान मित्रों एक शहद है जिसमें विभिन्न देशों से हमने जो हमारे हितों के अनुरूप जो तत्व थे वो हमने ग्रहण किए और एक प्यारा सा संविधान, एक शहद रूपी संविधान हमारी संविधान सभा ने हमारे लिए बना करके तैयार किया। तो वहीं से प्रश्न देखो, कितनी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, फैक्चुअल है लेकिन पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। ए आयरलैंड के संविधान से, बी अमेरिका के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से या डी फ्रांस के संविधान से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेड सेकंड 2017 जो पिछली परीक्षा हुई हमारे ग्रेड सेकंड की, उसमें पूछा गया है संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है, यानी कि 11वीं अनुसूची का संबंध खुद का किससे, पंचायती राज से। और इसमें क्या पूछा है देखिए, मतलब इसमें कितने विषय हैं, 18 मद यानी कि विषय, 28 मद यानी कि विषय, 19 विषय या फिर डी 29 विषय। तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस प्रकार भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वहां से अब तक कितने सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी निश्चित तौर पर भारतीय संविधान की विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाते रहेंगे, पूछे जाएंगे। देखिए अभी तो 12वां प्रश्न हो रहा है, एक और प्रश्न है, यानी 11 प्रश्न हम चर्चा कर चुके हैं जहां प्रश्न पूछे गए। रीट लेवल सेकंड 2011, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, हमारे संविधान की विशेषताओं में क्या शामिल नहीं है। प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, या सी प्रत्येक नागरिक को रोजगार, सुरक्षा और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो पूछा गया है इनमें से क्या हमारे संविधान में शामिल नहीं है। 13वां प्रश्न जो रीट लेवल सेकंड ही 2015 में पूछा है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो आप सब जानते हैं दोस्तों हमारे संविधान की एक प्यारी विशेषता धर्म या पंथ निरपेक्षता है। ए राज्य का अपना धर्म है, बी राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, सी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, या डी राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु अपना कोई धर्म नहीं होता है। इस प्रकार मित्रों देखिए अब तक भारतीय संविधान की विशेषताओं से कुल 13 प्रश्न पूछ ले गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं आज के हमारे टॉपिक पर भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो हम बात करते हैं हमारा संविधान, और आप सब जानते हैं दोस्तों संविधान क्या है। तो हमारे संविधान की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसका जो स्वरूप है वो कैसा है। देखिए दोस्तों हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सर्वाधिक व्यापक है। सर्वाधिक व्यापक क्यों है मित्रों हमारा संविधान, क्योंकि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है हमारे संविधान में, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में। इसलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान है। तो सर्वाधिक व्यापक है, कठोर व लचीले का समन्वय है, हम आगे बात करेंगे कैसे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। तो ये तो हमारे संविधान की क्या थी दोस्तों, प्रकृति थी। और आगे चलते हैं हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है, यानी कि प्रकृति और स्वरूप बात तो वही है ना। तो प्रकृति कैसी, स्वरूप कैसा, तो देखिए ये हमने डिफाइन किया ऐसे। यहाँ देखिए समाजवादी राज्य है, हमारे यहाँ समाजवादी राज्य को हमने अपनाया है। पंथ निरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली है हमारे यहाँ, और संघात्मक व एकात्मक दोनों तत्वों का हमारे यहाँ क्या है, संयोग है, यानी कि मिश्रण है हमारे संविधान में। तो आइए दोस्तों हम एक एक पर चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति को लेकर हमने जो बात करी है वो क्या क्या है, और यही प्रकृतियां या हमारे संविधान का जो स्वरूप है या हमारे संविधान में जो प्रावधान हमारे लिए कर दिए गए मित्रों, ये जैसे संघात्मक शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक गणराज्य है, समाजवादी राज्य है, संसदीय शासन प्रणाली, ये क्या क्या है और ये किस स्वरूप में है और इनसे हम क्या समझ सकते हैं, जो कि हमारे संविधान की क्या भी है, विशेषताएं भी है। तो आइए हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक व्यापक, तो जैसा कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया दोस्तों, तो देखिए सर्वाधिक व्यापक क्यों है हमारे संविधान में एक उद्देशिका है, प्रस्तावना है, और ये लगभग सभी संप्रभु राज्यों के संविधान की एक प्रमुख विशेषता होती है दोस्तों, वहां एक प्रस्तावना होती ही होती है लगभग सभी राज्यों में। तो ऐसे हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है। हमारे संविधान में भाग है 22 भाग है हमारे संविधान में, और अनुच्छेद है 395 और अनुसूचियां हैं 8+4।
12। 8 अनुसूचियां मित्रों हमारे मूल संविधान में थी और हमने विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं यानी कि 4 अनुसूचियां हमने बाद में इसमें शामिल की गई, जोड़ी। इसलिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का प्रावधान था, उल्लेख था, और वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो इस बात को सिद्ध करते मित्रों, इस बात को वेरी करती है कि भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। लिखित तो है ही, तो विश्व का सर्वाधिक लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है हमारा संविधान। इसलिए मित्रों ये पहली विशेषता हो गई हमारे भारतीय संविधान की, हम कहें हमारी अनुसूचियां 8+4। तो अनुसूचियों को हम देखते हैं, एक एक जिक्र करते हैं हमारे अनुसूचियों के संबंध में क्या क्या बातें हमारे संविधान में शामिल की गई है। तो देखिए, पहली अनुसूची में राज्य व संघ शासित प्रदेशों का जिक्र किया गया मित्रों। और अब आपको पता है दोस्तों, फिलहाल आज की यदि हम बात करें 31 अक्टूबर 2019 से हमारे देश में थोड़ी गणना में यहाँ परिवर्तन आया है। हमारे राज्य हुआ करते थे 29, तो हमारे राज्यों की संख्या हो गई 28, और केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे 7, और अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9। 31 अक्टूबर 2019 के बाद हमारे एक राज्य कम हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9 और राज्य रह गए 28। तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिस पर हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने 9 अगस्त 2019 को हस्ताक्षर किए, वो 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया गया है। तो उसके बाद से हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की यह स्थिति है। तो पहली अनुसूची में हमारे भारतीय संघ के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, उनका जिक्र किया गया है। दूसरी अनुसूची, प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन। मित्रों, हमारे जो प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी हैं और उनके साथ साथ जो हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, उन सबके वेतनों का उल्लेख किया गया है। जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, राज्यपाल, संसद, राज्य विधानमंडलों के प्रमुख पदाधिकारी, इन सबके वेतनों का उल्लेख किया गया हमारी दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन। और तीसरी अनुसूची में है दोस्तों शपथ। तो हमारे संविधान में, या हम कहें हमारे सभी पदाधिकारी जो दूसरी अनुसूची में हम जिनकी बात कर रहे हैं दोस्तों, लगभग सभी पदाधिकारी जो शपथ ग्रहण करते हैं पद व गोपनीयता की, वो शपथ ग्रहण करते हैं हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार, जिनको कि संसद ने विधि बनाकर लिख दिया गया है। तो उनके अनुसार हमारे पदाधिकारी शपथ ग्रहण करते हैं। यहाँ 3 अपवाद है। तीसरी अनुसूची के तहत हमारे संविधान में जैसे राष्ट्रपति शपथ नहीं लेते हैं, राज्यसभा का सभापति शपथ नहीं लेते हैं, यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति शपथ नहीं लेते हैं। इसके अनुसार ये 3 अपवाद हैं। और हमारे राज्यों में जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, तो राज्यपाल मित्रों इसके अनुसार शपथ नहीं लेते हैं। बाकी सभी पदाधिकारी संविधान में वर्णित तीसरी अनुसूची के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। तो 3 अपवाद है। 3 अपवाद क्यों है? क्योंकि इनका भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में अलग से अलग अलग अनुच्छेदों में इनकी शपथ का उल्लेख किया गया है, जिसकी हम चर्चा अगले विषयों में, अगले अध्यायों में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। मित्रों, आप सब जानते हैं राज्यसभा हमारा उच्च सदन है, आगे हम बात करेंगे जब हम संघीय व्यवस्थापिका पढ़ेंगे। तो राज्यसभा में राज्यों से जो सीटें, प्रतिनिधि आते हैं, सांसद आते हैं, राज्यसभा सदस्य, उनके स्थानों का आवंटन किया गया है। और इसका आधार रहा हमारे यहाँ वो रहा है जनसंख्या के आधार पर इस प्रकार का वितरण किया गया है। तो आगे हम बात करेंगे किस राज्य से कितनी सीटें हैं, क्या व्यवस्था है। तो चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और प्रबंध को लेकर प्रावधान किया गया मित्रों हमारे SC/ST क्षेत्रों के बारे में। 6ठी अनुसूची का संबंध भी लगभग इन्हीं बातों से। 6ठी अनुसूची में स्पेशली 4 राज्यों को वर्णित कर दिया गया है दोस्तों हमारे संविधान में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों का यहाँ वर्णन किया गया है, विशेष प्रकार की व्यवस्थाओं का यहाँ उल्लेख किया गया है। तो 6ठी अनुसूची ATM स्क्वायर से संबंधित है। ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और 5वीं अनुसूची, अनुसूचित जाति जनजाति। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासन और प्रबंध का जिक्र किया गया है। आगे चलते हैं।
सातवीं अनुसूची, और सातवीं अनुसूची मित्रों सूचियां हैं, जैसे प्रथम सूची, द्वितीय सूची, तृतीय सूची, हम बोल सकते हैं संघ सूची, राज्य सूची और संवर्त सूची। इस प्रकार सूचियों का उल्लेख किया गया है सातवीं अनुसूची में। और यही कहीं न कहीं हमारे संविधान की एक विशेषता बनती है। हम आगे बात करेंगे शक्तियों का विभाजन। तो हमारे यहाँ विभाजन है, संघ सूची के विषयों पर संघ सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और संवर्ती सूची के विषय पर दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन विवाद हो जाए तो संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होगा। आगे और थोड़ा जिक्र करते हैं हम। तो सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन यानी कि सूचियां है, और आठवीं अनुसूची में है मित्रों भाषाएं। संविधान से मान्यता प्राप्त भाषाओं का जो उल्लेख किया गया हमारे संविधान में, या स्थान दिया गया हमारे संविधान में, वो स्थान दिया गया है मित्रों आठवीं अनुसूची में। और वर्तमान में इसमें शामिल भाषाओं की संख्या है 22 भाषाएं हमारे संविधान से मान्यता प्राप्त है। और अंतिम 4 भाषाएं मित्रों वो हैं बोडो, अंतिम 4 जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और ये हमको थोड़ी याद रखनी है और हम आगे जिक्र करेंगे। मैथिली व एक है संथाली। ये 4 अंतिम भाषाएं मित्रों जो हमारे संविधान में संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। आगे हम बात करेंगे कौन सा संविधान संशोधन और कब जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन के तहत मित्रों इनको हमारे संविधान में स्थान दिया गया। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची देखिए न्यायालय में अपरिवर्तनीय विषय, यानी कि मित्रों 9वीं अनुसूची अब हमने बाद में जोड़ी। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, और जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 हमने विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से हमारे संविधान में शामिल किया है। तो 9वीं अनुसूची को हमने शामिल किया मित्रों हमारे प्रथम संविधान संशोधन में, और प्रथम संविधान संशोधन हमने किया 1951 में, 1951 प्रथम संविधान संशोधन के तहत हमने 9वीं अनुसूची को शामिल किया। और 9वीं अनुसूची का संबंध था मित्रों भूमि सुधारों से। और यह अनुसूची दोस्तों ऐसी अनुसूची है जिसमें शामिल किए गए विषयों का माननीय न्यायपालिका द्वारा पुनर्अवलोकन नहीं किया जा सकता, यानी कि माननीय न्यायपालिका उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। लेकिन मित्रों एक जानकारी और हमको याद रखनी चाहिए। माननीय न्यायपालिका ने अपने एक निर्णय में कहा कि 1973 का एक वाद था सर्वोच्च न्यायालय का बहुत प्रमुख वाद, केशवानंद भारती बनाम सर्वोच्च न्यायालय वाद और केशवानंद भारती बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1973 के बाद जो विषय इस अनुसूची में शामिल किए गए हैं, केशवानंद भारती वाद के बाद जो विषय अनुसूची में शामिल किए गए हैं, उनका माननीय न्यायपालिका पुनर्अवलोकन कर सकती है। और ऐसा मित्रों सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 के अपने निर्णय में कहा। तो 9वीं अनुसूची का संबंध हमको याद रखना है भूमि सुधार से है, और ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय जो विषय नहीं है उनको इसमें शामिल किया जाता रहा। लेकिन अब इनका भी पुनरावलोकन हो सकता है जो 1973 के बाद इसमें शामिल किए गए। फिर देखिए 10वीं अनुसूची, प्रश्न भी था हमने पढ़ा भी, 10वीं अनुसूची से प्रश्न पूछा था हमारे यहाँ, दल बदल। तो 10वीं अनुसूची का संबंध मित्रों दल बदल से, जो हमारे जनप्रतिनिधि दल बदल कर लेते हैं। और ये था मित्रों हमारा संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई अनुसूची। और ये संविधान संशोधन था दल बदल से जुड़ा हुआ 52वां संविधान संशोधन। कब का? 1985 का 52वां संविधान संशोधन 1985। राजीव गांधी सरकार ने मित्रों संविधान संशोधन किया और दल बदल को प्रतिबंधित किया गया। उससे जुड़ा हुआ जो हमारी अनुसूची है वो है हमारी 10वीं अनुसूची। और फिर है मित्रों 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से। और पंचायती राज का संबंध है संविधान संशोधन से, और वो है हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992। पंचायती राज किस अमेंडमेंट के थ्रू? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत मित्रों शामिल किया गया पंचायती राज हमारे, यानी कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। और पंचायती राज के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में 243 ए से लेकर 243 ओ तक प्रावधान किया गया। और पंचायतों को ये पूछा गया प्रश्न है 29 विषय जिनको हम मद बोल सकते हैं मित्रों दे दिए गए, हस्तांतरित कर दिए गए अधिनियम के अनुसार। आगे देखिए 12वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची का संबंध है 74वें संविधान संशोधन 1992 से। ये भी संविधान संशोधन के तहत हमने शामिल करी। और नगर पालिका जिसमें नगरीय निकायों का उल्लेख है दोस्तों, और इसमें भारतीय संविधान के तहत 18 विषयों को नगरीय निकायों को सौंपे जाने की बात कही गई है। तो ये थी हमारे संविधान में शामिल की गई अनुसूचियां।
मूल संविधान में 8 थी और 4 हमने संविधान संशोधनों के माध्यम से शामिल करी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हम। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो एक विशेषता का हमने बात करी थी, हमने हमारे संविधान की जो बात करी थी कि हमारा संविधान कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मायने क्या है दोस्तों? देखिए, किसी अन्य सत्ता द्वारा, किसी भी अन्य सत्ता द्वारा अब हमारी शासन प्रणाली, हम कहें हमारा संविधान निर्मित व स्वीकृत नहीं है। हमारा संविधान हमने स्वयं भारतवासियों द्वारा तैयार किया गया है। और अब भारत 15 अगस्त 1947 के बाद अपने आंतरिक मामलों और अपने बाहरी मामलों दोनों में स्वतंत्र है। हमको क्या करना है और क्या नहीं करना, इस स्वयं हम तय करेंगे। हमको किसी भी बड़ी शक्ति से या किसी अन्य राज्य से इस प्रकार की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारा जो संविधान है, जो हमको क्या कहता है, भारत अब कैसा राज्य है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसी के साथ साथ मित्रों, जो हमारी प्रस्तावना है उसका प्रारंभ की जो शब्दावली वो है हम भारत के लोग, यानी कि सब कुछ हमने तैयार किया, हमारे द्वारा निर्मित किया गया है। इसलिए अब हमारे अंतिम शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित। हमारे संविधान में अंतिम संप्रभु कौन है, या हमारे देश में अंतिम संप्रभु कौन है? वो है जनता। तो हम कैसे राज्य हो गए? अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य भारत है। अब देखिए, यहाँ जो हमने अभी चर्चा करी जिन बातों पर, वहां से बनने वाले प्रश्न क्या है? प्रश्न देखिए, पहला, संघ व राज्यों में शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची के तहत किया गया? किस अनुसूची के तहत किया गया संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन? तो देखिए मित्रों, अनुसूची 7, अनुसूची 3, अनुसूची 9 या अनुसूची 8? और इसका उत्तर है अनुसूची 7, शक्तियों का विभाजन। हमने भी पढ़ा अनुसूची 7 के बारे में। निम्नलिखित में से असंगत है, हमको गलत बताना है। गलत क्या है, निम्नलिखित में से गलत क्या है? तो देखिए, अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बिल्कुल सही है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में। अनुसूची 7 भाषाएं, अनुसूची 9 और अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान, और अनुसूची 11 नगर पालिकाओं को सौंपे गए विषय। तो यहाँ पूछा क्या है मित्रों, असंगत क्या है? तो इसमें असंगत क्या है? देखिए, असंगत है क्या? अनुसूची 11 नगर पालिकाओं को सौंपे गए विषय। तो नगर पालिकाओं को सौंपे गए विषयों का संबंध तो किससे था? अनुसूची 12 से था। तो अनुसूची 11 का संबंध किससे? अनुसूची 11 का संबंध पंचायती राज से, या हम कहें पंचायतों को सौंपे गए विषयों से है। तो ये दो इस प्रकार हमारे यहाँ जानकारी हमको मुकम्मल हुई। 11 का संबंध पंचायतों से, 12 का संबंध तो किससे? नगरीय निकायों से, यानी नगर पालिका से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमि सुधार अधिनियम को किस अनुसूची के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई? भूमि सुधार अधिनियम को, तो देखिए, अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10। क्या उत्तर है? अनुसूची 9। हमने पढ़ा भी, भूमि सुधार अधिनियम का संबंध अनुसूची 9 से है और प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया। भारतीय संविधान में है 465 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 12 अनुसूची, 344 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूची, या 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां। क्या उत्तर सही है दोस्तों? जी हाँ, बी, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और आज 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक और विशेषता है हमारे संविधान की, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट सफेज। कैसे, क्या है? देखिए, सभी को समान रूप से, सार्वभौमिक यानी किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वभौमिक है, सभी को समान रूप से प्राप्त है। क्या? वयस्क मताधिकार। और वयस्क मताधिकार की जो उम्र है या उसकी परिभाषा है हमारे यहाँ, वो किस रूप में है दोस्तों? देखिए, 18 वर्ष की आयु का प्रत्येक युवक युवती या उससे ऊपर का प्रत्येक नागरिक मतदान करने का अधिकारी है। और मित्रों, हमारे यहाँ ये मतदान की आयु पहले थी 21 वर्ष और इसे घटा करके अब हमने कर दिया 18 वर्ष। और यह प्रश्न पूछा जाता रहा है, ये कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ कर दी गई। हमारे यहाँ मतदान की आयु 21 वर्ष न होकर 18 वर्ष है। और यही क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सभी को समान रूप से बिना किसी जाति वर्ग के भेदभाव के मतदान करने का अधिकार है। नेक्स्ट, समाजवादी राज्य। देखिए दोस्तों, समाजवादी राज्य का क्या अभिप्राय है
उत्पादन व वितरण के साधनों पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए। और क्या भावार्थ निकलते हैं समाजवादी राज्य से, क्या मतलब है? तो मित्रों, समाजवाद एक विचारधारा है दोस्तों, और समाजवाद दी विचारधारा समाज में सभी वर्गों की समानता पर बल देने वाली विचारधारा है। तो समाजवादी राज्य ऐसा राज्य जहां किसी भी वर्ग विशेष को कोई विशेषाधिकार प्राप्त न हो, विशेषाधिकारों का अभाव हो, और किसी भी वर्ग के साथ, यानी कि समाज में किसी भी बात का कोई वर्ग विभेद न हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि वहां ऐसा है तो वह राज्य का स्वरूप है मित्रों, वो कैसा है? समाजवादी स्वरूप है। तो एक विशेषता है हमारे संविधान की या हमारी समाजवादी राज्य। और हमारी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मित्रों प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया, यानी कि हमारी प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में, हमारे संविधान की में समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं था। इसको हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को हम हमारा लघु संविधान भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके तहत हमारे संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। तो आगे चलते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य, सेकुलर राज्य, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो हमारा देश मित्रों, हमारा राज्य भारत राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है मित्रों। तो पंथ निरपेक्ष राज्य कैसा राज्य होता है? देखिए क्या मायना है इसका, प्रश्न पूछा गया है यहां से भी। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा दोस्तों। इसका मतलब यह नहीं कि राज्य धर्म के मतलब धर्म विहीन राज्य है, नहीं, लेकिन धर्म के मामलों में हमारा राज्य कैसा है? तटस्थ है। देखिए, अर्थात धर्म विरोधी नहीं अपितु तटस्थ धर्म होंगे। और हमारे देश की तो मित्रों प्यारी विशेषता ही यही है, विविधता में एकता, विभिन्न धर्म और संस्कृतियों के लोग हमारे यहाँ निवास करते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मायना यह नहीं है कि भारत धर्म विरोधी है, नहीं, अपितु धर्म के मामलों में क्या है? धर्म से जुड़े मामलों में तटस्थ है। सभी को अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने और उसकी पूजा पाठ प्रतिष्ठा आराधना करने का अधिकार है दोस्तों। हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को स्थान दिया है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और साथ ही दूसरा भावार्थ क्या निकलता है? राज्य सभी धर्मों को समान मान्यता और संरक्षण भी प्रदान करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों, भारत कैसा राज्य है? पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान मान्यता और संरक्षण हमारे यहाँ प्रदान किया जाता है और जाएगा। इसका मतलब भारत धर्म विरोधी नहीं अपितु क्या है? धार्मिक मामलों में तटस्थ राज्य है। नेक्स्ट, और यह शब्द भी हमारी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया मित्रों, यानी कि हमारी प्रस्तावना में, हालांकि हम जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तब और बात करेंगे, 3 शब्द बाद में जोड़े गए मित्रों, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो एक पंथ निरपेक्षता भी बाद में जोड़ा गया है शब्द हमारी प्रस्तावना में, जो कि हमारी संविधान की विशेषता है, पंथ निरपेक्षता। नेक्स्ट, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो हमारी प्रस्तावना ही कहीं न कहीं क्या है? प्रस्तावना की जो बातें ज्यादातर वो हमारे संविधान की विशेषता है। और हम प्रस्तावना जब पढ़ेंगे मित्रों और जिक्र करेंगे तो एक क्या विशेषता है हमारी? लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो ये क्या है लोकतांत्रिक गणराज्य का भावार्थ क्या है? तो देखिए, हमारा जो शासनाध्यक्ष है उसको जनता का समर्थन प्राप्त है, शासनाध्यक्ष को जनता का समर्थन प्राप्त है। और गणराज्य का मतलब क्या है? राष्ट्राध्यक्ष। हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष मित्रों, 2 प्रकार के अध्यक्षों की हमारे यहाँ कल्पना की गई मित्रों, यहाँ है, एक तो होता है शासनाध्यक्ष और एक होता है राष्ट्राध्यक्ष। तो हमारे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं माननीय राष्ट्रपति और हमारे शासनाध्यक्ष होते हैं माननीय प्रधानमंत्री। तो देखिए, लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्यों? तो भारत गणराज्य है, प्रश्न पूछा गया। इसका संबंध किस बात से हो गया? क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष यानी कि हमारे राष्ट्रपति महोदय वंशानुगत पद प्राप्त नहीं करके जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब मित्रों हमको यह स्पष्ट ध्यान में होना चाहिए कि लोकतांत्रिक गणराज्य कैसा राज्य होगा। तो देखिए, मैं थोड़ा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा राज्य जिसमें राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत पद ग्रहण न करके जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो, वह राज्य लोकतांत्रिक गणराज्य कहलाएगा। जबकि इससे इतर जिस राज्य में राष्ट्राध्यक्ष
निर्वाचित ना हो करके उत्तराधिकार स्वरूप वंशानुगत पद को प्राप्त करता है, पद ग्रहण करता है, वह राज्य सिर्फ लोकतांत्रिक राज्य है। जैसे मैं उदाहरण दूं मित्रों, तो ब्रिटेन का मैं उदाहरण दूं तो ब्रिटेन कैसा राज्य हो गया अब? जी हाँ, ब्रिटेन हो गया लोकतांत्रिक राज्य। और भारत कैसा राज्य है? लोकतांत्रिक गणराज्य। तो गणराज्य क्यों भारत? क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति वंशानुगत पद प्राप्त न करके निर्वाचित होता है। तो ये भी एक हमारी प्यारी विशेषता है, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब यहां से बनने वाले प्रश्न क्या संभावित देखिए। प्रश्न नंबर 1, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में क्या नहीं जोड़ा गया? मित्रों, प्रश्नों को बहुत गंभीरता से हमको पढ़ना चाहिए। जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया, नहीं आते प्रश्न का उत्तर बदल जाता है और हम जल्दबाजी में ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। नहीं जोड़ा गया पूछा है, समाजवाद, गणराज्य, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो आप सबको पता है, अब हम बात कर चुके, गणराज्य नहीं जोड़ा गया। तो मूल हमारी प्रस्तावना में, मूल संविधान में था 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द हमने हमारी प्रस्तावना में शामिल किए। अगला प्रश्न, भारत में मताधिकार की भिन्नता किस आधार पर संभव है? ऑप्शन देखते हैं, क्या प्रश्न है, क्या ऑप्शन है? लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, आयु के आधार पर या धर्म के आधार पर? मताधिकार की भिन्नता किस आधार पर संभव है? तो उत्तर क्या है? आयु के आधार पर, है ना। आयु के आधार पर हमारे यहाँ पहले 21 वर्ष की आयु थी, उसको घटाकर हमने कितनी कर दी? 18 वर्ष। यानी कि 18 वर्ष या उससे ऊपर का प्रत्येक युवक, युवती और नागरिक अब किसका अधिकारी होगा? मताधिकार का अधिकारी होगा। उससे नीचे की आयु के युवक युवती उसमें शामिल नहीं होंगे। तो हो गई भिन्नता। अगला प्रश्न, कथन। देखिए, कथन के रूप में पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं परीक्षाओं में। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? राज्य सभी धर्मों का विरोध करता है। क्या बात सही है क्या? तो पूछा गया है, देखिए प्रश्न क्या है। कथन सही है परंतु निष्कर्ष गलत है। कथन गलत है परंतु निष्कर्ष सही है। कथन व निष्कर्ष दोनों ही सही है या कथन व निष्कर्ष दोनों ही गलत है? क्या है मित्रों? हम पढ़ चुके, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, उसका क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। कथन सही है परंतु निष्कर्ष गलत है। कथन तो सही है, हमारे संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत धर्मों का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो कथन तो सही है परंतु निष्कर्ष गलत है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते क्या है। भारत व ब्रिटेन की शासन प्रणाली में असमानता है। क्या असमानता है? असमानता का तत्व हमारी और ब्रिटेन की शासन प्रणाली में, तो देखिए, लोकतंत्र, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, दोहरी कार्यपालिका और गणतंत्र। क्या अलग बात है मित्रों जो हमको ब्रिटेन से अलग करते हैं? हम अभी बात कर चुके हैं अप्रत्यक्ष रूप से और मैंने बोला भी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गणतंत्र। लोकतंत्र तो वह भी है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वहां की पार्लियामेंट के भी 2 सदन है, दोहरी कार्यपालिका वहां पर भी है, क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। आगे हम बात करेंगे। और तो उत्तर हो गया इसका गणतंत्र। अगला प्रश्न, तो आइए अगली विशेषता की हम बात करते हैं। अगली विशेषता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। हमारे देश में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है दोस्तों। तो आइए संसदात्मक शासन प्रणाली पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि क्या होती है संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता है मित्रों वह क्या है कि कार्यपालिका का निर्वाचन या उसका चुनाव या उसका गठन या उसका मनोनयन कहां से होता है? व्यवस्थापिका में से होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली वाले राज्यों में कार्यपालिका विधायिका में से ही चुनी जाती है। देखिए, ये विधायिका है और ये इसी के भीतर क्या है? कार्यपालिका है। और यही बात मित्रों अलग करती है संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है और वो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे कि अमेरिका में। तो संसदात्मक शासन प्रणाली वाले राज्यों में विधायिका में से ही कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, हमारी व्यवस्थापिका को हम बोलते हैं संसद, और हमारी संसद के 2 सदन है, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो हमारी लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या वो है 545। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है और राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 245। तो टोटल कितनी हो गई? ये हो गए 790। ये 790 सदस्य हमारे किसके सदस्य हैं? व्यवस्थापिका यानी कि हमारी संसद के सदस्य हैं। और हम कह रहे हैं कि कार्यपालिका इसी में से चुनी जाती है, इसका मतलब जो हमारी कार्यपालिका है वो भी 790 में शामिल है। तो पहले तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि कार्यपालिका होती क्या है?
व्यवस्थापिका तो हमको पता है, व्यवस्थापिका के 3 अंग और 2 सदन है जिनसे मिलकर व्यवस्थापिका बनती है। तो कार्यपालिका क्या होती है? तो कार्यपालिका से मतलब है मित्रों सरकार, और सरकार हमारे यहाँ बनती है किसकी? किसी भी दल की यानी कि पार्टी की। तो देखिए दल यानी कि पार्टी, तो हम बात करते हैं अभी सरकार किसकी है? अभी सरकार है एनडीए की, और एनडीए की 17वीं लोकसभा में सीटें कितनी है? 353। तो 353 सदस्य है, समन है, समझिए पहले एक बार, 353 सदस्य किसके? कार्यपालिका में, कार्यपालिका से है। तो ये 353 सदस्य है कहां से? संसद से है या उससे अलग इतर उनका इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ, उनका गठन हुआ है? जी हाँ, ये 373 सदस्य 790 में से तो है। और प्योर हम बात करें मित्रों, तो एक तो विशेषता ये होगी कि संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से चुनी जाती है, और इसी के कारण, इसी के चलते हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब, और यदि हम बिल्कुल निकट जाएं कॉन्सेप्ट के, तो हमारे संसदात्मक शासन प्रणाली वाले राज्यों में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद की बात करें मित्रों, तो हमारे यहाँ पर मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, वो हो सकती है 92 संविधान संशोधन के बाद। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी? 545, इसके प्रति उत्तरदायी होती है संसदात्मक शासन प्रणाली में। तो ये जो 82 सदस्य हैं, ये है कहां से? जी हाँ, 82 सदस्य लोकसभा और राज्यसभा जो 790 हमारी सदस्य संख्या है, उसी में से ही तो है। तो स्पष्ट हो गया, मुझे विश्वास है मित्रों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संसदात्मक शासन प्रणाली वाले राज्यों में व्यवस्थापिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही चुनी जाती है, और इसीलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। और दूसरी विशेषता क्या है संसदात्मक शासन प्रणाली की? कार्यपालिका होती है दोहरी, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। जैसे नाम मात्र कार्यपालिका हमारे राष्ट्राध्यक्ष होता है, हमारा राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका होती है मंत्री परिषद, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। आगे और हम डिटेल करेंगे मित्रों जब इनको हम पढ़ेंगे। तो एक विशेषता क्या हो गई हमारे संविधान की, हमारी संसदीय शासन प्रणाली। चलिए आगे चलते हैं। एक और प्यारी विशेषता से हम रूबरू होने जा रहे हैं दोस्तों, और वो क्या है? हमारे संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों ही तत्वों का अद्भुत विशेषण लगा हुआ है, अद्भुत संयोग है, यानी कि दोनों तत्वों का मिश्रण, और वो एक अनूठा है। कैसे? देखिए थोड़ा समझते हैं इसको हम। भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 ये मित्रों डिफाइन कर रहा है संघात्मक विशेषता को। भारत राज्यों का संघ है, और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 1, या ऐसे पूछा गया कि भारत राज्यों का संबंध है, इसका संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? भारत राज्यों का अंग है तो उसका संबंध है अनुच्छेद 1 से। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता मित्रों ही कई राज्यों से मिलकर हमारा क्या बना है? भारत संघ बना है, तो भारत राज्यों का एक संघ है। नंबर 2, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन है। तो हमने अभी बात करी थी 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं मित्रों, संघ सूची के विषय अलग होते हैं, राज्य सूची के विषय अलग होते हैं, और एक सूची और होती है हमारे यहाँ जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। तो शक्तियों का विभाजन कैसे? संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। संघ सूची के विषय जैसे हम लेते हैं 97 है, 97, राज्य सूची के विषय हैं 66, 66, और समवर्ती सूची के विषय हैं 47। तो शक्तियों का विभाजन संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, विभाजन। तो कैसे विभाजन? देखिए विभाजन कर दिया हमने, और फिर नियंत्रण। संघ सूची के विषयों पर यानी जो 97 विषय, इस पर कानून कौन बनाएगी? भारत सरकार, संघ सरकार बनाएगी। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची के विषय पर कानून दोनों ही बना सकते हैं। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का ही है। लेकिन कोई विवाद हो जाए किसी बात को लेकर के, किसी विषय वस्तु को लेकर के, तो संघ का ही मान्य हो गया। तो संघात्मक होते हुए भी कहां चले गए हम? एकात्मक की ओर। क्योंकि समवर्ती सूची से संबंधित कोई मामला है, उसमें राज्य सरकार और भारत सरकार में कोई विवाद हो जाए तो अंततः मान्य किसका होगा? संघ का। तो किसका तत्व हुए? एकात्मक शासन प्रणाली का तत्व हो गया, है ना? अनूठा, अद्भुत। विभाजन के बाद भी अलग से और बात है, अद्भुत है। और ऐसे ही एक और प्रकार की श्रेणी होती है मित्रों, ऐसे विषय जो इन तीनों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं है, उनको हम कहते हैं अवशिष्ट विषय।
और ये जो अवशिष्ट विषय होते हैं मित्रों, ऐसे विषय यानी जो हमारा संविधान बना जब थे ही नहीं, बाद में आए, तो इनको कहाँ शामिल करते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे, एक एग्जाम्पल देता हूं अवशिष्ट विषयों का। और जैसे आजकल खूब चल रहा है साइबर अपराध। अब बेटा जी, जब साइबर यानी IT कंप्यूटर तकनीक कुछ भी नहीं थी जब संविधान बना, तो विषयों में हम कैसे शामिल कर सकते थे इसको। तो साइबर अपराध, तो साइबर अपराध अब किस सूची का विषय है। तो अवशिष्ट विषय फिर किसके हो गए, केंद्र के यानी कि संघ के। अवशिष्ट विषयों के संबंध में सारा क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार को है। तो संघात्मक होते हुए हम कहाँ हो गए, फिर वापस एकात्मक हो गए, क्योंकि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का है। तो संघात्मक विशेषता हमारी एक शक्तियों का विभाजन, लेकिन हमने जाना कि अद्भुत कैसे संघात्मक होते हुए हम क्या है, एकात्मक है। लिखित संविधान, हमारा संविधान लिखित है, संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। और अन्य विशेषता क्या है संघात्मक शासन प्रणाली की, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघात्मक शासन प्रणाली की नहीं है। तो ये कुछ विशेषताएं संघात्मक शासन प्रणाली की है। तो ऐसे देखिए, अब एकात्मक शासन प्रणाली या एकात्मक जो तत्व हमारे संविधान में वो कौन कौन से, देखिए जैसे इकहरी नागरिकता, हमारे एकल ही नागरिकता है, हमारे यहाँ भारत संघ की अलग नागरिकता नहीं है, और हम जिन जिन प्रांतों के निवासी हैं उनकी हमको अलग से नागरिकता प्राप्त नहीं है, हमारी एक ही नागरिकता है। वी आर ऑल ऑफ इंडियन, हम सब भारत के लोग, हम सब भारतीय हैं। वैसे ही एकीकृत न्यायपालिका, हमारे न्यायपालिका के स्तर तो हैं, बाकायदा हाईरार्की है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, यह हाईरार्की तो है, बाकायदा स्टेजेज है। आप पहले यहाँ जाइए, यहाँ के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप उच्च न्यायालय में जाइए, और यहाँ से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। तो हमारे न्यायपालिका का स्वरूप केंद्रीकृत भी नहीं है, विकेंद्रीकृत भी नहीं है, कैसा है, एकीकृत है। यानी कि अंतिम जो आप अपील कर सकते हैं जिस न्यायालय में, वो कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय। तो अपील का अंतिम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय मित्रों, इसलिए एकीकृत हमारे न्यायपालिका का स्वरूप है। तो याद रखना हमको थोड़ा। अखिल भारतीय सेवाएं हम बात करेंगे आगे, अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है, और संवर्ती सूची पर केंद्र की प्रमुखता, जो अभी हम बात कर रहे थे कि विवाद हो जाए किसी विषय पर तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। तो एक अमुक, एक विशेषता फिर हो गई हमारे एकात्मक तत्वों की। तो याद रखना है, आगे चलिए। संघात्मक एकात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग, और क्या ऐसी विशेषताएं जो हमको संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर ले जाती है। तो मित्रों देखिए, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो नियुक्ति राज्यपाल की कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति केंद्र में है और राज्यपाल राज्यों में है। राज्य का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति कहां से होती है, राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति कहां पढ़ते हैं हम, केंद्रीय कार्यपालिका में पढ़ते हैं, संघीय हम सरकार में पढ़ते हैं। तो अमुक विषय भी, अमुक बात भी इस बात का ये प्रतीक है कि एकात्मक तत्वों की ओर हम जा रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। तो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति भी एकात्मक व्यवस्था का ही उदाहरण है। ऐसे ही आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, या हम कहें राज्य आपातकाल, या हम कहें अनुच्छेद 356, कोई सा प्रकार का आपातकाल लगे, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन या 360, सब में आपातकालीन जो हमारा आपातकाल का प्रावधान होता है, आपातकाल लगता है, तो सारी की सारी शक्तियां किसकी ओर चली जाती है, केंद्र सरकार के पास चली जाती है, राष्ट्रपति के पास चली जाती है। इसलिए मित्रों संघात्मक होते हुए हम क्या है, एकात्मक है ना। सबका अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन फिर भी हम क्या है, एकात्मक है। तो आपातकालीन प्रावधान भी हमारे यहाँ एकात्मकता के प्रतीक हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से बनने वाले प्रश्न क्या है। हमने अभी जो 4-5 स्लाइड्स पर मित्रों चर्चा की, वहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं संभावित। भारतीय संघ का कौन सा लक्षण संघीय शासन प्रणाली से संबंधित नहीं है, यानी कि संघात्मक शासन का तत्व नहीं है, वो कौन सा है, कौन सा लक्षण है। केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन, बिल्कुल है। लिखित संविधान हमने पढ़ा, बिल्कुल है। एकल नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका, तो कौन सा नहीं है, एकल नागरिकता। ये इकहरी या हम कहें एकात्मक तत्व हो गया मित्रों हमारे यहाँ पर या कहीं पर भी। तो स्वतंत्र न्यायपालिका तीन होता है, तो उत्तर हो गया इसका एकल नागरिकता। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो देखिए अखिल भारतीय सेवा कौन सी नहीं है, देखिए आप अंदाजा लगाइए। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा। अभी हम आगे और जिक्र करेंगे मित्रों। देखिए हमारे 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, और एक का मित्रों
IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो बताइए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा। और पूछा क्या है, कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? जी हाँ, भारतीय विदेश सेवा हमारे यहाँ कोई अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। फिर पूछा नहीं है, यानी कि 3 है और 1 नहीं है। कौन सी नहीं है? व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, उत्तरदायी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका, मंत्री परिषद संसद का ही भाग होती है। इसमें से कौन सी संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो उत्तर क्या हो गया मित्रों? व्यवस्थापिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण थोड़ी हमारे यहाँ तो कार्यपालिका या हम कहें व्यवस्थापिका में ही क्या है, कार्यपालिका, यानी कि कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति या गठन या निर्वाचन कहाँ से होता है? विधायिका में से होता है। उत्तरदायी कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। दोहरी कार्यपालिका है, नाम मात्र की, वास्तविक है। और मंत्री परिषद किसका भाग है? संसद, यानी कार्यपालिका किसका भाग है? व्यवस्थापिका का। तो इसलिए मित्रों संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। दोहरी सरकार, दोहरी कार्यपालिका, ऐसे दोहरी सरकार, केंद्र सरकार अलग है और राज्य सरकारें अलग है। तो यह भी कौन सा तत्व हो गया? संसदात्मक शासन प्रणाली का। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की एकात्मकता का तत्व नहीं है। अब पूछा गया है कि कौन सा ऐसा लक्षण है, कौन सा तत्व जो एकात्मक नहीं है? ए, लिखित संविधान, बी, अखिल भारतीय सेवाएं, सी, आपातकालीन प्रावधान, और डी है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। एकात्मक नहीं है बताना है, यानी कि 3 एकात्मक और 1 कोई संघात्मक। तो क्या हो गया? लिखित संविधान। तो लिखित संविधान संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, बाकी एकात्मक एकात्मक एकात्मक। चलिए आगे, एकीकृत न्यायपालिका से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है एकीकृत न्यायपालिका से? सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायिक संस्था है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार है। उपयुक्त सभी। तो उत्तर क्या हो गया मित्रों इसका? सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायिक संस्था है, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया है। बातें दोनों ओर भी न्यायपालिका से संबंधित है, लेकिन यह एकीकृत न्यायपालिका का अभिप्राय किससे है? सर्वोच्च न्यायपालिका अपील का अंतिम न्यायालय है, उच्चतम न्यायिक संस्था है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? देखिए, कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता और साम्यवादी राज्य। इनमें से कौन सी बात हमारे संविधान पर लागू नहीं होती है? अवधारणात्मक प्रश्न आप बताइए दोस्तों, क्या है? हाँ, साम्यवादी राज्य। कल्याणकारी राज्य हम हैं, राजनीतिक समानता हमारे यहाँ है, और सामाजिक समानता यानी समाजवादी राज्य भी हम हैं। तो हम कैसे राज्य नहीं है? साम्यवादी राज्य नहीं मित्रों। साम्यवादी एक्चुअली में मित्रों, साम्यवादी एक विचारधारा है जो ये कहती है, यदि हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं तो वो कहता है कि साम्यवादी राज्य वह राज्य जहाँ राज्य होगा ही नहीं, राज्य भिन्न वर्ग भिन्न समाज की अवस्था वो है साम्यवादी अवस्था है। तो हमारे यहाँ क्या नहीं है? साम्यवादी राज्य की अवधारणा हमारे यहाँ नहीं है। आगे चलते हैं, और क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे संविधान की जो बहुत प्यारी विशेषताएं हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकारों का संबंध मित्रों फंडामेंटल राइट्स हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार जो टॉपिक है मित्रों हम अलग से पढ़ेंगे, अभी हम सामान्य बात कर रहे हैं विशेषताओं के संदर्भ में। और प्रश्न पूछा गया था विशेषताओं से कि किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय का है, अंतरात्मा का है? तो वो कौन सा भाग है? भाग 3 को कहा है ना मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति निदेशक तत्व। तो नीति निदेशक तत्वों का जो संबंध है भारतीय संविधान के कौन से भाग से है? भाग 4 से, और ये कहा है अनुच्छेद 36 से 51 तक है दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों, एक प्यारा सा एक ऑर्डर है हमारे संविधान का, इसलिए हम कहते हैं हमारा संविधान कोई उधार का थैला नहीं है, एक फूलों का गुलदस्ता है, बहुत प्यारा सहद है। बहुत 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों के बाद एक प्यारे से संविधान को मित्रों हमारी संविधान सभा द्वारा हमारे लिए बनाया गया है। क्यों? जैसे भाग 1 है मित्रों, तो भाग 1 में हमारे भारत संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 1 से 4 तक। और भाग जो 2 है मित्रों हमारा भाग 2, भाग 2 में मित्रों नागरिकता को उल्लेख किया गया है कि उसमें कौन कौन नागरिक होंगे, नागरिकता की क्या परिभाषाएं होंगी हमारे यहाँ, और यह है अनुच्छेद 5 से 11 तक। और फिर आप देख रहे फिर ऑर्डर है, निर्धारण हो गया आपका कि कौन कौन क्या क्या भारत में शामिल है। फिर हो गया कि भारतीय लोगों की नागरिकता हम किस आधार पर देंगे, और फिर नागरिकता दे दी तो उनको अधिकार भी देंगे ना हम। देखिए ऑर्डर एक लॉजिक है बाकायदा, बढ़िया प्यारा सा। अब मौलिक अधिकारों की बात कर दी,
फिर नीति निषेधक तत्वों की बात कर दी भाग 4 में। तो ऐसा हमारा संविधान है मित्रों, बहुत प्यारा, जिसकी विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। नीति निषेधक तत्व, ऐसे देखिए मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं थे दोस्तों। हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि हमारे नागरिक अब तक कर्तव्यों का ही तो पालन करते आ रहे हैं, इसलिए इनको अधिकार दिए जाने चाहिए। लेकिन शायद हमारे संविधान निर्माता गलत निकले और अंततः हमको मूल कर्तव्यों का समावेश भी किया गया, क्योंकि मित्रों हम सब अधिकारों की बात ज्यादा करने लगे, अधिकारों को हम सर्वोपरि रखने लगे। रखना भी चाहिए, लेकिन हमको कर्तव्यों को भी विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान में बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए मित्रों, और इनको भारतीय संविधान के भाग 4A या भाग 4K में अनुच्छेद 51 K के तहत स्थान दिया गया। और इन पर चर्चा हम करेंगे मित्रों जब हम मूल कर्तव्य का जो हमारा टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। विदेशी स्रोत भारतीय संविधान की मतलब विशेषताओं में भी शामिल है। विदेशी स्रोत हमने हमारे संविधान में कहां से कौन कौन से प्रमुख तत्वों को शामिल किया, तो देखिए एक नजर हम उन पर डालते हैं। तो देखिए मित्रों, ब्रिटेन से हमने हमारे संविधान में क्या क्या चीजें, कौन कौन से तत्व शामिल किए। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की देन है, इकहरी नागरिकता ब्रिटेन की देन है, विधि का शासन ब्रिटेन की देन है, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन की देन है, सीएजी का जो पद है हमारा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ब्रिटेन की देन है, विधि के समक्ष समानता यानी कि विधि का शासन ब्रिटेन की देन है, एकल नागरिकता ब्रिटेन की देन है, एक ही संविधान ब्रिटेन की देन है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीजें मित्रों जो परीक्षा में पूछी जाती रही है वो आपके लिए हमने इंडिकेट की है। तो ये चीजें हमने ग्रहण करी है ब्रिटेन से हमारे संविधान में। ऐसे देखिए यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या प्रमुख तत्व हमने हमारे संविधान में शामिल किए दोस्तों। मौलिक अधिकार जिनके भी हमने चर्चा करी है, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की शक्ति, आगे बात करेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया हम काम में लेते हैं महाभियोग, और स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। तो ये प्रश्न बहुत पूछे जाते रहे मित्रों। मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है, न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा कहां से ली है, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया ये कहां से ली है, या फिर न्यायपालिका जो स्वतंत्र व निष्पक्ष है, ये सारी की सारी चीजें ली हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे। ऐसे देखिए कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, संघात्मक शासन प्रणाली का जो कॉन्सेप्ट है हमने संघात्मक कनाडा से लिया है। राज्यपाल का पद या उसकी प्रक्रिया जो है वो कनाडा से लिए। अवशिष्ट विषय किसके पास रहेंगे, केंद्र के पास रहेंगे। ये चीज हमने ग्रहण करी है कनाडा से। तो इसे देखिए मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य की जो अवधारणा मित्रों हमने ली है भूतपूर्व सोवियत संघ या हम कहें रूस से। तो मूल कर्तव्य हमने रूस से लिए। इसके साथ समाजवादी राज्य की जो अवधारणा भी हमने हमारी विशेषताओं में पढ़ी है, जिस पर चर्चा करी है, वो हमने वहीं से लिया है, समाजवादी कॉन्सेप्ट। और पंचवर्षीय योजनाएं जब हमारे यहाँ रिप्लेस कर दिया गया है, पंचवर्षीय योजना अब हमारे यहाँ नहीं आती मित्रों। योजना आयोग के थ्रू ये योजनाएं हमारे यहाँ आती थी। 12 योजनाएं हमारे यहाँ अब तक आई, और अब हमने योजना आयोग को रिप्लेस करके वहां कर दिया नीति आयोग। तो लेकिन ये पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट था हमारे देश में जो लाया गया, वो हमने किस देश से प्रेरणा लेके लिया है, वो लिया है सोवियत संघ या रशिया से। आगे देखिए और क्या क्या, फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है। तो फ्रांस से देखिए मित्रों गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र है। क्यों, अभी हमने चर्चा करी है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है हमारा राष्ट्राध्यक्ष। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मित्रों फ्रांस की क्रांति के नारे थे। तो हमारे यहाँ भी हमारे संविधान में तीनों चीजें हैं, स्वतंत्रता दी गई हमको, समानता है हमको, और बंधुत्व हमारी प्रस्तावना में है। और ये सब चीजें हमने ग्रहण करी है फ्रांस से। ऐसे देखिए जर्मनी से हमने क्या बातें ग्रहण करी है। जर्मनी से मित्रों हमने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं, और आपातकालीन प्रावधानों में 352 और 356 तो जर्मनी से है। और इसके अलावा जो अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल, वो मित्रों हमने ग्रहण किया है यूएसए से। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से। और बाकी वित्तीय प्रावधान जो हमने लिए हैं, आपातकालीन प्रावधान जो हमने लिए हैं, वो लिए हमने जर्मनी से। और जर्मनी, यदि इस प्रकार का प्रश्न आया जर्मनी ना हो तो मित्रों 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम है, वहां से भी हमने आपातकालीन प्रावधानों को ग्रहण किया है, लिया है। तो आगे देखिए आयरलैंड के संविधान से हमने प्रश्न देखे भी मित्रों। कितना प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, कहाँ से, कि नीति निदेशक तत्व किस देश से प्रेरित है, कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा है। तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचक जो मंडल है हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये हम पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे,
ये भी हमने आयरलैंड से प्रेरित होकर हमारे यहाँ इस प्रकार का निर्वाचक मंडल बनाया है। और राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है मित्रों राष्ट्रपति द्वारा, आगे हम जिक्र करेंगे। अभी हम एक मतलब क्या क्या विशेषताएं हमारे संविधान की, तो एक मतलब बहुत ही हल्के तरीके से हम हमारे संविधानिक विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं मित्रों। तो ये आयरलैंड से, और ऐसे ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से मित्रों अभी हमने पढ़ा 7वीं अनुसूची में सूची है, विषय है, तो संवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से। और ऐसे हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है, पूरी हमारी प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो हमने ग्रहण करी है ऑस्ट्रेलिया से। तो बेटा जी ये थे कुछ विदेशी स्रोत, और इस प्रकार हमने हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने या हमारा संविधान निर्माताओं ने विदेशों से वो चीजें, वो तत्व जो हमारे अनुकूल थे, जिसने हमारी शासन प्रणाली को अच्छा बनाने के लिए, हमारे संविधान को अच्छा स्वरूप देने में सहायता प्रदान की, वो सब चीजें हमने लेके मित्रों एक बार ऐसे संविधान का निर्माण किया। अन्य विशेषताएं क्या है, देखिए आपातकालीन प्रावधान। प्रश्न पूछेगा यहाँ से, प्रश्न था कि किस अनुच्छेद के तहत हमारे यहाँ संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान। तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों को उल्लेख किया गया है मित्रों। तो अनुच्छेद 352, 356, 360 आगे हम बात करेंगे। और आपातकालीन जो प्रावधान हमने कहाँ से लिए, जर्मनी से, और 360 हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। ऐसे देखिए संवैधानिक संशोधन, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से, किस देश से प्रेरित होकर ग्रहण करी मित्रों, अभी हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो देखिए संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन भाग 20 में है, भाग 20 में। और संविधान संशोधन का जो संबंधित अनुच्छेद जो प्रश्न पूछा गया है वो था 368। और अभी तक हमारे मित्रों देश में, हमारे संविधान में 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन हम कर चुके हैं। और जो प्रक्रिया है इसके मित्रों हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे यहाँ संविधान संशोधन होता है। आगे देखिए, एक विशेषता हमारे संविधान की जो भी बहुत प्यारी विशेषता है, कठोर व लचीले का समन्वय। हमारा संविधान कठोर व लचीले का समन्वय है। कैसे, देखिए कठोर का उदाहरण देखिए, हमारे संविधान में जो संशोधन होगा मित्रों, जो भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा, कि जो और वही से जुड़ी हुई कि हमारे यहाँ संविधान में संशोधन के 2 तरीके, एक तो है लचीला और एक है कठोर। तो देखिए, संसद व राज्यों के समर्थन से जो हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं वो तरीका हो गया कठोर। और वो तरीका कैसा है मित्रों, देखिए भाग 20 में अनुच्छेद 368 में हमारे संविधान संशोधन की 2 प्रक्रियाएं बताई गई है भाग 20 में, ए और बी। तो ए क्या है मित्रों, संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से संशोधन होगा कुछ मामलों में, तो और कुछ मामलों में संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों की विधान मंडलों की सहमति यानी आधे राज्यों का समर्थन भी हमको मिलना चाहिए, उसके बाद ही संशोधन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि संसद अपने विशेष बहुमत से 2/3 बहुमत से किन किन मामलों में संशोधन कर सकती है। तो मित्रों, जो हमारे मूल अधिकार है FR, उनमें संशोधन यदि करेगी संसद, वो करती है, तो उसका जो तरीका होगा, जो प्रक्रिया होगी, वो होगी संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत, उसके बिना संभव नहीं है। ऐसे हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, जो DPSP नीति के निर्देशक तत्व, उसमें भी संशोधन करने का यही तरीका है। और फिर 2/3 बहुमत प्लस एक कम से कम आधे राज्यों की सहमति, ये और भी जटिलता की ओर ले जाता है हमारे संविधान संशोधन को, हमारे संवैधानिक विशेषता को जो हम लिख रहे हैं कठोर। तो वो ये है मित्रों, संसद का 2/3 बहुमत तथा आधे राज्यों का समर्थन। और वो प्रक्रिया क्या है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में हम कोई संशोधन करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को फॉलो करना होगा इसको। और ऐसे उपराष्ट्रपति, इनमें यदि हम कोई संशोधन करना चाहते हैं निर्वाचन प्रक्रिया में, तो संसद का 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की सहमति होनी ही चाहिए। तो हो गया कठोर का उदाहरण। तो ऐसे देखिए, लचीलेपन का एग्जाम्पल देखिए, जो कि हमने अभी पढ़ा है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं में। तो ऐसे देखिए बेटा, लचीले का उदाहरण क्या है, संसद द्वारा, यानी ऐसे मामले जिनमें मात्र संसद अपने साधारण बहुमत से, वो भी कैसे मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से। और साधारण बहुमत क्या होता है मित्रों, साधारण बहुमत होता है 50+1, ये साधारण बहुमत है, इस आधार पर संशोधन कर सके। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, लचीले के एग्जाम्पल हो गया हमारे यहाँ। तो हमारा संविधान लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण दोस्तों। उदाहरण क्या है, देखिए हमारी संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत
क्या कर सकती है? राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और क्या क्या कर सकती है? जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां विधान परिषद की स्थापना कर सकती है, और जहां है वहां उसको समाप्त भी किया जा सकता है। इसमें एक बात और हम यहाँ जिक्र कर लेते हैं मित्रों, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक, लेकिन वो क्या है, किस प्रकार का प्रस्ताव जिस राज्य में एक सदनीय विधानमंडल यानी विधानसभा ही है, वो इस प्रकार का प्रस्ताव अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके माननीय संसद को भेजेगा। क्या हमारे यहाँ बना दिया जाना चाहिए विधान परिषद, उस सदन का गठन कर दिया जाना चाहिए, या वहां समाप्त कर दिया जाना चाहिए? फिर इस पर संसद कार्यवाही करेगी। तो अंतिम निर्णय किसका होगा? संसद का। संसद चाहे तो गठन कर देगी, नहीं तो नहीं करेगी। लेकिन एग्जाम्पल किसको हो गया? लचीलेपन का। क्यों? साधारण बहुमत से, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये हो गया मित्रों भारतीय संविधान की एक और विशेषता, जो है कठोर और लचीले का समन्वय है हमारा संविधान। अब यहां से बनने वाले प्रश्न क्या है? जो 3-4 विशेषता हाल ही में हमने जिन पर चर्चा करी है। राज्यों को सौंपे गए कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? कर्तव्य किस भाग में है? देखिए, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 4 क? क्या उत्तर है? भाग 4 कर्तव्य। सही है कि भाग 4 कर्तव्य? नहीं, भाग 4 क में है मित्रों कर्तव्य, ना कि भाग 4 में। भाग 4 में तो क्या है? नीति के निदेशक तत्व। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। तो उत्तर क्या हो गया? भाग 4 क। भारतीय संविधान के भाग 3 में है, क्या है भारतीय संविधान के भाग 3 में? मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व या नागरिकता। जी हाँ, मौलिक अधिकार। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है। तो देखिए बताइए आप, ये प्रश्न ऐसा है जो आपके ऊपर छोड़ा गया है। बताइए 10, 11, 12, 13। जी हाँ बिल्कुल, कितने? 11। तो जैसा कि आप सबको पता, हमने चर्चा करी है, मूल कर्तव्य संविधान में शामिल ही नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए, और प्रारंभ में नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य दिए गए, और फिर एक और कर्तव्य जोड़ा गया, वो था 11वां, और 11वां कर्तव्य मित्रों जोड़ा गया, वो था संशोधन हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य नागरिकों को दे दिया गया। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए विदेशी तत्वों का जो संदर्भ है, उनमें से असंगत छांटिए। बेमेल बताना आपको किससे क्या नहीं लिया, गलत क्या है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, गणतंत्र व्यवस्था यूएसए से, संघात्मक प्रणाली कनाडा से, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से। उत्तर है गलत, गणतंत्र व्यवस्था यूएसए से। तो सही क्या है? गणतंत्र व्यवस्था तो हमने कहां से ली है? जी हाँ, फ्रांस से। गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से। बाकी सभी सही है। आगे देखिए, फिर असंगत बताना आपको। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक सोवियत संघ से। तो असंगत बताना यहाँ पे भी तो क्या गलत है मित्रों? जी हाँ, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का जो पद है वो हमने सोवियत संघ से नहीं लिया, वो कहां से लिया? हमने ब्रिटेन से लिया है। और एक और जानकारी, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से ग्रहण करी है? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? प्रथम संशोधन, 17वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो क्या उत्तर है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वयं संविधान में परिवर्तन का उल्लेख करता है? स्वयं संविधान में परिवर्तन का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 12। यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या है? अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में परिवर्तन संसद व राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर करते हैं। यह विशेषता भारतीय संविधान की किस प्रकृति को स्पष्ट करती है? देखिए बताइए आप, हम बात कर चुके, कठोरता को, लचीलेपन को, दोनों में समन्वय को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? जी हाँ, दोनों में समन्वय को। संसद व राज्य विधानमंडल दोनों करते हैं, तो दोनों में किसकी बात होगी? समन्वय की। लेकिन ये उदाहरण किसका चला गया? लचीलेपन का, कठोर का। वैसे हम बात करें तो कठोरता का एग्जाम्पल हो गया है। देश में नए राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? संसद, राज्यों की सहमति से। संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? तो उत्तर क्या हो गया? संसद द्वारा। राज्य प्रस्ताव पारित करते हैं और भेज देते हैं, लेकिन अंततः निर्णय कौन लेगी? संसद। अब देखिए,
जो हमने प्रारंभ में देखा था हमारे टॉपिक से पहले कि आए हुए प्रश्न क्या क्या है। अब मित्रों अब आप आराम से इनके उत्तर दे पाएंगे जो प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, भारत गणराज्य है क्योंकि संसद द्विसदनात्मक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, संसदीय शक्तियां संघ व राज्यों के मध्य बटी हुई है। जी हाँ, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ग्रेड फर्स्ट 2013। 2016 संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? ए, संसद की सर्वोच्चता, दोहरी कार्यपालिका, या सी, वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय होती है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। क्या पूछा है? नहीं है। तो क्या उत्तर हो गया? क्या नहीं पढ़ा हमने इसमें से? जी हाँ, वास्तविक कार्यपालिका बहुल निकाय होती है। बहुल निकाय थोड़ी होती है वास्तविक कार्यपालिका, बाकी तीनों हमने पढ़ा है। संसद की सर्वोच्चता, दोहरी कार्यपालिका और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधायिका के प्रति। ग्रेड फर्स्ट 2011 भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा? बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा या डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो क्या उत्तर हो गया? भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न, भारत एक गणराज्य क्योंकि? ग्रेड सेकंड पूछा है 2013 में। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न देखिए जो ग्रेड सेकंड का ये, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 4 क, भाग 5? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित आई है? प्री 1998 और 2014? चौथी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? संघात्मक नहीं है। शक्तियों का वितरण यानी कि विभाजन, लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन। आईएएस प्री का ही प्रश्न है, तो उत्तर क्या है? एकीकृत न्यायपालिका। आगे चलते हैं। आरपीसी ग्रेड सेकंड 2011 में पूछा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368। भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया? कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत पंचायती राज जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 73वां या 74वां? जी हाँ, 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला प्रश्न देखिए, कितनी जगह पूछा गया है? आईएएस प्री 2003, आरएस 2013, आरपीसी ग्रेड सेकंड 2011। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से यानी किस देश से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? क्या उत्तर है? जी हाँ, आयरलैंड के संविधान से। ग्रेड सेकंड 2017 पिछली परीक्षा में, संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। हाँ, इसमें क्या है? 18 विषय है, 28 विषय है, 19 विषय है या 29 विषय है? मद। तो उत्तर क्या हो गया? 29 विषय या मद। हीट लेवल सेकंड 2011 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं है प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा और स्वतंत्र न्यायपालिका। कौन सी नहीं है पूछा है दोस्तों, तो कौन सी नहीं है? प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। ऐसा कोई भी बात हमारे संविधान में नहीं है। और अंतिम प्रश्न मित्रों 13वां, रीट लेवल सेकंड 2015 में पूछा है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। कॉन्सेप्ट मित्रों ध्यान से पढ़िए, बताइए क्या है? राज्य का अपना धर्म है, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देगा परंतु अपना कोई धर्म नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर हो गया डी। तो मित्रों देखा आपने कि आज जो हमने टॉपिक पढ़ा भारतीय संविधान की विशेषताएं, वहां से कितने सारे प्रश्न आए हैं दोस्तों और आगे आते जाते रहेंगे। तो आज हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की कि कौन कौन से हमारे संविधान की विशेषताएं, सच्चे अर्थों में हमारे संविधान की विशेषताएं। हम संघात्मक एकात्मक दोनों तत्वों का मिश्रण हमारे यहाँ, संसदात्मक शासन प्रणाली हमारे यहाँ है, हमारा संविधान लचीला और कठोर है और विश्व का सबसे बड़ा व्यापक संविधान भी है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, पंथ निरपेक्षता है और हम समाजवादी राज्य हैं, इकहरी नागरिकता है। इससे कई सारी प्यारी विशेषताओं और मित्रों आज हमने चर्चा करी है और आगे भी इसी प्रकार हम चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।